से आप लोगों को, आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है ना? आज मंगलवार के दिन से ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को कहा था संस्कृत व्याकरण फिर से प्रारंभ किया जाएगा। इसके पहले आप लोगों को कुल क्या पढ़ाया जा चुका है? वर्ण उच्चारण स्थान, संस्कृत वर्णमाला के आधार पर ह्रस्व स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, इतना पढ़ाया गया। फिर माहेश्वर सूत्र और वर्ण उच्चारण स्थान पढ़ाया गया। पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया? उसके साथ साथ आप लोगों को प्रयत्न पढ़ाया गया। ठीक, प्रयत्न में आप लोग अंतस्थ व्यंजन पढ़े ना? बाह्य जो अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद प्रयत्न में आप लोग क्या पढ़े थे? बोलो, उसमें 2 प्रयत्न होते थे ना, कौन कौन? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इसके आधार पर आप लोग आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ चुके हैं, पढ़े नहीं? अब बाह्य प्रयत्न जो बचा है बहुत जल्दी 1-2 दिन में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके आधार पे आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक से जोड़ना चाहता हूं जिसका नाम है संधि। क्या नाम है? संधि है। आज की नई टॉपिक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जिसका नाम संधि है। क्या नाम है? संधि है। आइए देखते हैं ये संधि क्या है। इसको जानने के पहले एक आप लोग प्रश्न हमारी तरफ से सुनिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो संधि का नाम लेने से ही कतराते हैं। संधि का नाम आया कि घबराने लगते हैं कि हमको तो संधि नहीं आता, संधि बहुत बड़ा है, संधि में बहुत से सूत्र। ऐसी कोई बात नहीं। संधि देखिए बहुत ही सस्ता प्रकरण है। सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं संधि क्या। तो देखिए लिखा है संधि का शाब्दिक अर्थ है, इस संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। क्या नाम है? जोड़ या मेल। संधि माने क्या होता है? संधि का एकदम शाब्दिक अर्थ जानिए। संधि का एकदम शाब्दिक अर्थ है संधि माने होता क्या है। तो संधि का मतलब क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। मेल या जोड़। ठेठ भाषा में अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो ऐसे समझें, जैसे कोई लड़का, कोई बालक है, साइकिल से घर जा रहा है और अचानक जो है किसी कारणवश वह गिर गया और उसका जो है हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? वहां से क्रैक हो जाता है। क्रैक हो जाता है मतलब चिटिक जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं चिटिक जाता है। ठीक है, अब उस चिटकन भाग को जोड़ना ही क्या कहा जाता है? संधि। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सुई दवाई किया, दर्द थोड़ा आराम हुआ, तो उसके बाद उसका क्या किया? उसने एक्सरे किया। एक्सरे करने के पश्चात वह देखा कि यहाँ से क्या है? शनि चिटका है। ठीक है, अब उस चिटके हुए भाग को, उसकी भाषा में उस टूटे हुए भाग को जोड़ना ही क्या कहलाता है? संधि का। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे खत्म बच्चे ने अभी लिखी कहा, यही देखा, अब ये हड्डी थी, ठीक है, और गिरे ऐसे हो गया। क्या हो गया? हो गया ना। अब ध्यान दिया, इसी को जोड़ने के लिए डॉक्टर ने यहाँ से यहाँ तक क्या किया? प्लास्टर लगाया नहीं लगाया। फिर धीरे धीरे सुई दवा पहुँचते पहुँचते ये क्या हो गया? जुड़ गया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने इसको क्या कर दिया? हटा दिया नहीं हटा दिया। अब ये आपका हड्डी क्या हुआ? जुट गया। अब समझ ना, ध्यान समझना। अब इस हड्डी को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर लगाया गया था वो क्या कहलाया? बोलो, संधि कहलाया, जोड़ कहलाया। उसी को जोड़ने के लिए लगाया गया ना। चलिए एक चीज और बताते हैं, सनी ध्यान देना। चिटकन देखो, ये साइकिल का फ्रेम है। क्या है? साइकिल का फ्रेम देखिए ना, हैंडल के नीचे वाला भाग जो लंबा होता है। अब वहीं पे तू एक आगे ने 3 जने बैठा लिए है, अब कौन न हो गया। ठीक है, और उसका जो है जोड़ क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब ध्यान देना, ये ऐसे उठा, ऐसे लगाया गया, और एक वेल्डिंग वाले के यहाँ गए, अब ये पट्टी रखा और उसी को जोड़ दिया। उसमें पट्टी को जोड़ते ही क्या हुआ? आपका पूरा भाग क्या हो गया? जुड़ गया। अब इसका क्या हो गया? संधि हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संधि का मतलब क्या होता है? बोलो, जोड़ होता है। ये देखिए,
संधि का शाब्दिक अर्थ दिया है कि मेल होता है या जोड़, अर्थात दोनों को मिला करके मेल को जोड़ को एक और नाम से दिया गया है। क्या नाम है इसका? मिलाना। तो अब संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मिलना। समझ में आया? संधि का मतलब क्या होता है? तो आप क्या बताएंगे? जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़। अब आइए देखते हैं संधि को संस्कृत में देखिए कुछ कहा गया है। कहा जा रहा है कि वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि। क्या लिखा है? वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि। अर्थात देखिए लिखा है कि वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। आपको पता है वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर का मालूम है ना? अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि वर्णों का आपस में विकार सहित, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। वर्णों का आपस में परिवर्तन युक्त मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। वर्णों का आपस में परस्पर रूप से विकार से युक्त माने परिवर्तन से युक्त मिलना ही क्या कहलाता है? संधि। अब ये परिवर्तन से युक्त क्या होता है? परिवर्तन से युक्त क्या होता है ऐसे जानिए, थोड़ा ध्यान देना यश कुमार। ये आपकी हड्डी थी सीधी सीधी एकदम, ठीक है, लेकिन जब ये कहीं फ्रैक्चर हुई तो ये हड्डी अब पूरी वैसे की वैसी नहीं जुटेगी। अब उसमें कुछ कितना भी दवाई कर लिया जाए, कितना भी कुछ कर लिया जाए, लेकिन जो ईश्वरीय प्रकृति के रूप में हमें हड्डी मिली थी अब वह नहीं मिलेगी। ठीक है, उसमें कुछ न कुछ क्या आ जाएंगे? परिवर्तन आ जाएंगे। ठीक है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, वो साल भर 2 साल खटिया पे लेटा रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी हड्डी जुट गई ना, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी बहुत तो परिवर्तन आ ही जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब देखिए आगे, अब देखिए तो इस प्रकार से आपको यह पता चल गया कि वर्णों का, देखो वर्णों का आपस में विकार युक्त तथा परिवर्तन युक्त मिलना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्ण का आपस में मिलना और किसी तीसरे वर्ण का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो किसी तीसरे वर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, हड्डी एक थी लेकिन जब वो टूटी तो 2 हो गई, लेकिन जब उसको जोड़ा गया तो वो अपने प्रारंभिक रूप में नहीं आई, जुटी तो लेकिन अलग रूप धारण कर ली। वैसे ही 2 अक्षर थे, 2 अक्षरों को जब आपस में जोड़ा गया तो तीसरे अक्षर का निर्माण हो गया, वो अक्षर बदल गया। अब समझ में आया? आगे देखिए विकृति, ये देखिए लिखा था विकृति ना, तो विकृति का मतलब क्या होता है? वर्ण परिवर्तन, अक्षरों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? विकृति कहलाता है। जैसे देखिए लिखा है कि अब पूरा का पूरा संधि माने होता क्या है? संधि का पूरा देखिए यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार 2 वर्णों के, 2 अक्षरों के मेल से माने मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वही फाइनल रूप से क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, अब एक आप लोग ये देखिए महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण, इसको लाइन ध्यान से समझिएगा। लिखा है सम संस्कृत संधि बनती कैसे? संधि में क्या क्या चीजें हैं? जैसे चाय बना था तुमने क्या क्या लगा था? चीनी लगा, चाय पत्ती लगा, आदि लगा नहीं ना, लेकिन नहीं नमक डाला था। ठीक है, वैसे संधि बनी कैसी है? ये देखो संधि बना कैसे है? करे सम उपसर्ग है। ये सम क्या है? बोलो, उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। और ये धा जो है ये धातु है। सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय। ठीक है, ये सम उपसर्ग हो गया धा धातु। ई जवन जिन्हें कहत रहे कि अंडर रूट के धातु लगा बा, लेकर मतलब हवे धातु। ध्यान दिया, संस्कृत में कौनो अक्षर के ऊपर अगर ऐसे लगा रहे तो मतलब का हुआ? वो का हो? धातु। अब समझा कि नहीं? अब ध्यान देना, ये नया चीज आप लोग आज पाए। तो किसी भी अक्षर के ऊपर अगर ऐसे लगा रहे चिन्ह तो इसको हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। उसके अंदर, उसके अंडर रूट के नीचे आने वाली जो अक्षर होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा।
तो संस्कृत संधि में देखिए सम उपसर्ग लगा है, धा धातु लगी है और की प्रत्यय लगा है, तब तीनों को मिला करके क्या बना? संधि बना। और संधि किस लिंग में है अगर पूछा जाए तो उत्तर क्या आएगा? लिंग में है। याद रखना, रामा में देखो लगा रहता है ना विसर्ग, इसमें भी है। तो संधि में कौन सा लिंग है? संधि में कौन सी धातु है? संधि में कौन सा प्रत्यय है? संधि में कौन सा उपसर्ग है? क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर जैसे का मतलब ये हो गया, कह रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए लिखा है रमाधन ईसा, क्या लिखा है? रमाधन ईसा बराबर रमेश, रमाधन ईसा बराबर रमेश। ये रमाधन ईसा बराबर रमेश आखिर बना कैसे? और हम पढ़ रहे हैं क्या कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है। अब ध्यान देना, एक नियम है, पहले जब भी हम विच्छेद का संधि करते हैं, विच्छेद का मतलब भैया ध्यान दिया अलग अलग होता, और संधि का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो जब भी विच्छेद देखेंगे तो विच्छेद में हमें दो शब्द मिलता है, और संधि में कितने शब्द होते हैं? एक होते हैं। ध्यान देना, जब संधि का विच्छेद करते हैं तो हमें कितना शब्द मिलता है? दो शब्द मिलता है। जैसे देखिए इसमें दो शब्द है, रमा और ईसा, तो ये क्या हो गया? कहेंगे आप ये विच्छेद है। विच्छेद माने अलग अलग, टूटा हुआ, और संधि का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। समझ में आया? तो रमाधन ईसा को जब हम जोड़ना चाहते हैं तो देखिए रम, जब म हलंत करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये माँ है, आप जानते हैं कि म व्यंजन होता है, म हमेशा क्या होता है? और व्यंजन हमेशा क्या होता है? आधा होता है। तो म हलंत है, देखिए माँ कह रहे हैं तो माँ से ज्यादा हमें आ मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? आ। ये म हलंत आधा म और पूरा अ मिल करके क्या बन गया? माँ। इसी माँ का हमने ये दूसरा भाग उठा करके यहाँ रख दिया, र और म जब हलंत करे तो यहाँ क्या मिल गया? आ। और इधर पूरा का पूरा वैसे ईसा। अब एक नियम और जानना, जब भी विच्छेद को हम संधि के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे तो पहले शब्द के एकदम अंतिम अक्षर को देखेंगे और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को, दोनों को क्रमशः जोड़ने पर ही क्या होता है? संधि होता है। ठीक, तो ये देखिए रम आ और ईसा हो गया। अब देखिए र हो गया, म हो गया, रम। अब आ और ई मिल करके ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा है आ और ई का मेल हो जाता है। आ ई का मेल क्यों हुआ? क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि पहले शब्द का एकदम अंतिम और दूसरे का एकदम पहला, इन्हीं दोनों में हम संधि करते हैं। तो पहले का अंतिम क्या था? रमा में आ था अंतिम, और ईसा का बड़ी ई जो थी वो पहला था। तो आ और ई मिल करके यहाँ पे क्या हो गया? ए हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब कैसे हुआ? जब आप गुण संधि पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अब देखिए र म हो गया और आ ई मिल करके हो गया, इधर स हो गया। अब ये म हलंत है, बोले तो व्यंजन। अब इसी व्यंजन म में ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो, ये देखो म हलंत में जब हम ए जोड़ेंगे तो ये हलंत हटेगा और इसमें क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। म में ए जोड़ दिए तो ये रमे हो गया और इधर स हो गया। अब दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रमेश। अब देखिए यहाँ पे ये वाक्य सार्थक हो गया कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है। ये देखिए पहला अक्षर दूसरा अक्षर, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, दोनों वर्णों के मिलने से देखिए ये परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हुआ नहीं, किसी तीसरे अक्षर का निर्माण हो गया ना। तो यहाँ पर सार्थकता इसकी सिद्ध हुई कि दो वर्णों के मेल से या विकार से जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। समझ में आया? अब स्पष्टीकरण में देखिए इसी का मैटर यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है। क्या बताया गया है कि उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब होता है ये ऊपर जो ये क्या दिया गया? उदाहरण। कारण उपर्युक्त उदाहरण में रमा के माँ, ये देखिए रमा का माँ, हम इस पेन से दिखा देते हैं। ये रमा का जो अंतिम अक्षर क्या है? माँ। लेकिन इस अंतिम अक्षर का भी अंतिम अक्षर हम देखेंगे तो रमा के माँ में विद्यमान आ है। ये देखिए आ था ना, दिखाए नहीं दिखाए? तथा ईसा की जो ई है पहला शब्द, पहला अक्षर,
इन्हीं दोनों को मिलाने से क्या निर्माण हुआ? ए निर्माण हुआ। ये देखिए आ ई बराबर ए हो गया ना। फिर परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन हो गया। ई आ और ई मिलकर के क्या हो गया? ए वर्ण परिवर्तन हो गया। कहने का मतलब ये देखिए, ये बताया गया कि यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि। दो वर्णों का आपस में मिलना और किसी दूसरे वर्ण का निर्माण करना, किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब आइए एक नए टॉपिक पर इधर चलते हैं, इसी संधि को। अब याद रखिएगा कि संधि का नाम ही क्या कहलाता है? संहिता। अगर आपसे कोई पूछे संधि का अपर नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? संहिता। ये संहिता क्या है? देखिए, संधि के लिए अनिवार्य तत्व है क्या? संहिता। जैसे इसका इस संहिता का सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा कि परः सन्निकर्षः संहिता। क्या होता है? परः सन्निकर्षः संहिता। क्या होता है? परः सन्निकर्षः संहिता। अर्थात दो वर्णों की अत्यंत सन्निकट हो जाना ही क्या कहलाता है? संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब क्या होता है? संधि। संधि माने क्या होता है? जोड़। करें दो अक्षरों का आपस में अत्यधिक निकट हो जाना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। और संधि का नाम ही क्या है? संहिता है। समझ आया? देखिए, संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक प्रसिद्ध नियम है। क्या नियम है? इसको याद करना पड़ेगा आपको। क्या लिखा है? संहितैक पदे नित्या। पढ़ो। संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये, तू सा विवक्षा में प्रेक्षते। अब ये क्या है? अब इसी को आज पढ़ करके यहीं पे हम इसका जो है संपन्न करेंगे इसे। अगली टॉपिक जो संधि विच्छेद होगी ये कल चलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये देखिए इसी का अर्थ बताया जा रहा है। किसका? संहितैक पदे नित्या। इसका अर्थ देखिए लिखा है, संहिता एक पद में नित्य होती है। अब नित्य का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्या होता है? ये देखिए नित्य माने क्या होता है? अनिवार्य होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ जा रहा है? संहिता। संहिता माने संधि। संहिता माने संधि। संधि एक पद में अनिवार्य होती है। किसी पद में संधि का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। पद माने क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, देखिए जैसे नय धन अकह बराबर क्या होता है? नायक। ये देखिए ये भी एक पद है और ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी। ये सब क्या है? पद है। पद माने शब्द है कि नहीं? ये सब शब्द। तो शब्दों में संधि का निर्माण होना आवश्यक होता है। संहितैक पदे। अब कह रहे हैं नित्या धातुपसर्गयो, माने उपसर्ग और धातु में भी संहिता नित्य अर्थात अनिवार्य होती है। देखिए पद माने शब्दों में भी संधि का होना अनिवार्य होता है और यहाँ पर उपसर्ग और धातु में भी संहिता का होना अनिवार्य होता है। देखिए जैसे नी क्या है? उपसर्ग है कि नहीं? प्र क्या है? आदि क्या है? उपसर्ग है। तो इसमें भी क्या होता है? संधि का होना अत्यधिक पाया जाता है। क्लियर हुआ? फिर आइए देखते हैं सानिध्या समासे वाक्य। सामासिक पदों अर्थात समास में भी जो सामासिक पद सामासिक शब्द होते हैं उनमें भी संधि का होना अनिवार्य होता है। देखिए लिखा है सामासिक पदों में भी संहिता अनिवार्य होती है। जैसे देवस्य आलय, देवस्य आलय, ये देखिए दो पद है ना। देवस्य आलय ये सामासिक पद था, जब समास आपको पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था। फिर देव आलय बराबर देवालय, ये भी देखिए सामासिक पद है। कृष्णस्य आलय माने कि देवस्य आलय, इसका ये हिंदी अर्थ बना देवधन आलय, देवालय। कृष्णस्य अस्त्रम समास विग्रह है और कृष्ण अस्त्रम कृष्णास्त्रम, देख रहे हैं इसमें भी क्या है? संहिता का होना आवश्यक है। अब आइए अंतिम पढ़ते हैं तू सा विवक्षाम अपेक्षते। इसमें बताया जाए वाक्य, सॉरी यहाँ पे है ना सानिध्या, ये देखिए वाक्य करे वाक्य में संहिता में संधि विवक्षाधीन होती है। इसके कहने का यह मतलब है इसमें तो मान लीजिए अनिवार्य होती है, लेकिन जब वाक्य की बात आती है तो कह रहे हैं कि आपकी इच्छा
के अधीन होती है। आप चाहे वाक्य में संधि करें या ना करें, वाक्य में संधि करें या ना करें। देखिए इसमें ये पहला संहिता क्या बोलते हैं, पद में, ये देखिए पद में, फिर उसके बाद उपसर्ग और धातु में, फिर उसके बाद सामासिक पद में, ये तो नित्य होती है, अनिवार्य होती है संधि का लगाना। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर वाक्यों में लगाने का, तो वाक्य में आप वाक्य को संधि के अनुसार भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप बिना संधि किए ही वाक्य प्रयोग संस्कृत में कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा है कि रामः गच्छति वनम, क्या लिखा है, रामः गच्छति वनम, ठीक, राम वन को जाते हैं। इसमें देखिए संधि नहीं हुई है, डायरेक्ट लगा दिया गया है, रामः गच्छति वनम, संधि नहीं हुई, लेकिन कह रहे हैं रामो गच्छति वनम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर संधि हो गई, संधि का क्या, तभी रामा से रामो बन गया। जब हम संधि विच्छेद करें, जब आगे आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाई जाएगी, तो रामः का रामो कैसे बना, ये आपको मैटर यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। फिर अत्र कः अस्ति, संधि नहीं हुई है, यहाँ पर कौन है, लेकिन अत्र को स्त्री, यहाँ देखिए क्या हो गया, संधि हो गई। समझ आया? तो इसका अर्थ यह हो गया कि संहितैक पदे नित्या, किसी पद में संहिता का होना आवश्यक होता है। फिर धातु उपसर्ग में संधि का होना आवश्यक होता है। फिर समास में भी संधि का होना आवश्यक होता है। लेकिन जब बात वाक्य, तू माने परंतु, लेकिन जब बात वाक्य की आती है तो सा विवक्षाम अपेक्षते, तो आपकी इच्छा है, चाहे आप वाक्य में संधि करें या बिना संधि के अकॉर्डिंग ही रख सकते हैं, आपको कोई मनाही यहाँ पर नहीं। यह आपको संधि की परिभाषा बताई गई। यहाँ पे आप लोग अगर इतना पढ़े रहेंगे तो इतना बहुत है आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 10 के आधार पर, यूपी बोर्ड कक्षा 10 के आधार पर आप इतना याद करे रहिए। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा पोर्शन बता दिया गया, हालांकि इसे बताना बहुत ही आवश्यक था। जब यहाँ पर देखिए, जब पढ़ा रहे थे आपको, यहाँ पे ये सूत्र लिखा था, तो ये जो लाइन लिखी थी, इसी लाइन की यहाँ पे हमें जो है क्या करनी थी, व्याख्या अवश्य करनी थी, अन्यथा फिर आप हमसे पूछते इसका अर्थ क्या होगा। इसीलिए इसका अर्थ यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया। आप थोड़ा सा समझे होंगे, आया है ना। ये अगली टॉपिक जो संधि आप लोग पढ़ाएंगे, अब संधि विच्छेद, जैसे जुड़ाव की तरफ हमने देख लिया, अब आइए अलगाव की तरफ कल देखेंगे। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद पढ़ाने के बाद संधि के प्रकार जो होते हैं, 3 प्रकार की होती है ना संधियां, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। फिर उसके बाद हम अपने नए टॉपिक पर आ जाएंगे। स्वर संधियों में कितनी संधियां हैं, व्यंजन संधियों में कितनी संधियां हैं, फिर उसके बाद विसर्ग संधियों में कितनी संख्या है, ये सब पढ़ाया जाएगा। खूब सूत्र विवेचन, अर्थ विवेचन, उदाहरण विवेचन, बहुत ही अच्छे तरीके से, मनोरम तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।